अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, पाकिस्तानी सियासी मंज़रनामा जो है, उसमें काफ़ी गर्मा-गर्मी नज़र आ रही है। आज हमने 3 चीज़ों पे बात करनी है। नंबर 1 तो ये कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने जर्नलिस्ट्स के हवाले से बात की है कि क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, और थोड़ा-सा इसका ज़रा तजिया करेंगे कि कितना आज़ाद है और कितना नहीं है। और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब मोहतरम जो हैं, उनका भी बैकग्राउंड थोड़ा-सा उसको भी टच करने की कोशिश करेंगे। और साथ-साथ आपको मालूम है कि एक केस चल रहा है शहबाज शरीफ साहब का अगेंस्ट डेविड रोज़, जो कि बरतानवी सहाफ़ी हैं, और उसके ऊपर काफ़ी जो है वो हल्ला-बुल्लू क्रिएट हुई हुई है। और मरीम नवाज़ जो हैं वो एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा इस वक़्त अपबीट माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। उसका भी ज़रा तज़किया करेंगे कि ये केस क्या है और किस तरफ जा रहा है। और तीसरी बात ये है कि साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बिलाल अकबर साहब और साबिक डीजी रेंजर, वो आपको पता है कि रिसेंटली उनको सऊदी अरब का एम्बेसडर बना के भेजा गया है। उन्होंने जाते ही वहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं जिनको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पे भी बात करेंगे। और इन तमाम उमूर पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हम बात करते हैं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के हवाले से भी, और जो रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। बड़े ही मोहतरम जज हैं, लेकिन ये जो इन्होंने बात की है, इसका क्या सद्देबाब किया जा सकता है कि किस तरीके से जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी प्रोटेक्शन को भी इंश्योर किया जा सके और देखा जाए कि हमारा मीडिया कितना आज़ाद है? देखें, पहले तो मैं ये बताऊँगा कि जो पाकिस्तान की जो अपोज़िशन है जिसमें तमाम पीडीएम की जमातें शामिल हैं, उन्होंने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो पार्लियामेंट में इमरान खान की गवर्नमेंट ने पेश किया, उन्होंने उसकी मुखालफत की, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है। और मैं और तमाम जो जर्नलिस्ट हैं हम इसको कंडेम करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इस बिहेवियर को, कि आप शक्ल मोहना करतूत काफ़िरों वाला बात है कि आप ज़बान से कुछ और बात करते हैं, लेकिन आप मीडिया मालकान के साथ मिल गए और आपने जो है वो जर्नलिस्टों के हकूक़ के लिए जो बिल पेश किया जा रहा था, आपने उसकी बजाय उसकी हिमायत करने के आपने उसकी मुखालफत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो एक शुरू से लिफाफा सियासत शुरू करने में, जर्नलिस्टों में लिफाफे बाँटने में, प्लॉट बाँटने में, रिश्वत देने में मशहूर है। तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हमें जो रिपोर्ट मिली है, जो मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है, जो इन्होंने अपने एक्सपेंसेस जमा कराए हैं फंडिंग के हवाले से, उसमें इन्होंने कहा है कि जी हमने 70 करोड़ रुपया जो है वो मीडिया पे खर्च किया। जबकि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और ना मुस्लिम लीग नवाज़ ने कोई ब्रेकडाउन दिया है कि उन्होंने कौन से मीडिया ग्रुप्स को जो है वो ये 70 करोड़ रुपया जो है ना जिन लोगों में उसने तक़सीम किया। तो उसके उसके उस 70 करोड़ के असरात जो हैं हम पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो कवरेज होती है नून लीग के हवाले से या पीपल्स पार्टी के हवाले से, हम उसकी एंगलिंग को भी देखते हैं, हम उसमें जो खबरें जो है वो किल करते हैं, जो है मीडिया, हम उसको भी देखते हैं। और इन तमाम चीज़ों को सामने रख के हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट की जो हकूक़ हैं, उनकी कोई जो है वो, चाहे वो अपोज़िशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनके बारे में कोई सीरियस नहीं है कि हमने इन जर्नलिस्टों के हकूक़ का जो है वो ख़्याल रखना है। ये लोग फैमिली वाले हैं, महीनों तक तनख्वाहें नहीं देते मालकान। और उन्होंने जो मतलब कोई जैसे किसी ने कहा कि सिवाय 2-3 ग्रुप्स के बाकी सब सब्ज़ी वाले, बेकरी वाले, इन लोगों ने जो है ना वो मीडिया चैनल्स खोले हुए हैं और वो अपने-अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को जो है ना वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने जर्नलिस्टों और सहाफ़ियों के ज़ोर के ऊपर। जहाँ तक सहाफ़ियों की हकूक़ का ख़्याल आता है, उसके बारे में उनका कोई वो नहीं है मामला। जस्टिस अब काज़ी फ़ाइज़ मैं ईसा वेरी साहब की बात कर लेते हैं ज़रा। जस्टिस काज़ी साहब फ़ायज़ ईसा साहब ने हुदैबिया पेपर मिल का जो केस, जब उन्होंने जजमेंट दी थी शहबाज नवाज़ शरीफ और इनके फैमिली के हवाले से, उसमें उन्होंने जजमेंट रूलिंग दी थी कि जी इसके अंदर कोई मीडिया कवरेज नहीं हो सकती, नो लाइव कवरेज फॉर दैट। ये दुनिया का वाहिद जज है मेरे ख्याल से, जिन्होंने रिपोर्टर्स के ऊपर, कोर्ट रिपोर्टर्स के ऊपर पाबंदी लगाई थी। और मुझे जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब से गुज़ारिश है कि जनाब, आपसे पूछा गया है कि आपने लंदन के 3 फ्लैट कैसे खरीदे? आप उसका सिंपल सा जवाब दे दें। आप वकील भी हैं, आप कॉर्पोरेट लॉयर भी हैं। हमें पता है कि आपकी अपॉइंटमेंट एज़ अ चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट डायरेक्ट हुई थी। हमने नहीं कभी सुना कि किसी वकील को जो है ना वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस लगा दिया गया हो। लेकिन हम उस बारे में भी आपसे कोई बात नहीं करते। हम सिर्फ़ ये आपसे
गुजारिश करते हैं कि बजाय जुडिशरी को और इन चीज़ों को वो आप इस पे जो है ना वो बड़ा तवज्जो देते हैं। लेकिन अभी कल एक बड़ा शर्मनाक वाक़या पेश आया है पाकिस्तान के अंदर कि एक अदालत के अंदर वकीलों ने घुस के एक जज के कपड़े उतारने की कोशिश की, उसको मारा-पीटा और उसकी पतलून उतारने की कोशिश की। हम जर्नलिस्टों की तरफ से इस पूरे वाक़ये की मज़म्मत करते हैं और हम समझते हैं कि जो हायर जुडिशरी है, जब आप छोटी-छोटी चीज़ों पे आप इतने सू मोटो लेते हैं, तो आप इन वकीलों के जो बदमाशियाँ है, इसका ऊपर भी आप लें, ये सरेआम फायरिंग करते हैं सड़कों पे खड़े होके। सर्विसेज़ हॉस्पिटल पे इन्होंने हमला कर दिया। तो माय लॉर्ड आप इसके ऊपर भी थोड़ा-सा नोटिस लें। आप इनको और ये ऐसे जो उन्होंने मकाम अपने तक ना ले अपने जाएँ। कोर्ट रूम में जो उन्होंने रेफरेंडम करवाया वो क्या था? जी, उन्होंने अपने अदालत के अंदर जो जज सहाफ़ी बैठे थे उनसे उसने पूछा कि जी, जो ये लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है वो हाथ खड़ा करें और जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, वो भी हाथ खड़ा करें। तो उन्होंने वहीं पे खड़े-खड़े ही वहाँ पे रेफरेंडम करा लिया। हालाँकि जजेस तो इस तरह का काम नहीं करते, ये तो उनके रीमिट में नहीं आता और वहाँ पे ज़ाहिर है कोर्ट रिपोर्टर को 5-10 मौजूद होंगे। लेकिन जस्टिस साहब को अपने जो है वो उस पे भी गौर करना चाहिए। फिर अगर हम खबर देंगे तो फिर उनको शिकायत होगी। हम लंदन में हमें पता है उनके कहाँ फ्लैट्स हैं जिसके बारे में सवाल भी पूछा जा रहा है। तो आप उसको जो है अपनी डिग्निटी और जुडिशरी की डिग्निटी की खातिर आप जो है वो इसको इतना वो लेकिन आप इस क्या समझते हैं, मकाम तक क्या ना क्या ले वजह जाएँ। क्या हो सकती है? क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, आपको पता है उनका बैकग्राउंड, उनके वालिद साहब का बड़ा नाम है, उनका एक बड़ा किरदार रहा है पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो खुद भी बड़े एक पढ़े लिखे और डिसेंट आदमी हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है, क्यों इस तरह वो बात कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि जब मनी ट्रेल ना हो आपको देने के लिए, अगर मैंने एक घड़ी खरीदी है, मैंने एक चेयर खरीदी है, एक टेबल खरीदी है, मेरे पास रसीद होगी उसकी, मैं फौरी तौर पे लाके उसको सामने रख दूँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं वाया मलबरी बुश जाने की। अगर वो जो एविडेंस उन्होंने प्रेज़ेंट किया और क्रिमिनल केस के अंदर जब नई एविडेंस सामने आ जाए या किसी भी केस में जब नई एविडेंस सामने आ जाए जज के, तो जज उसको ये नहीं कहता कि तुमने जजमेंट कैसे हासिल की। वो तो कोई एंटी टेररिज्म केसेस के अंदर अगर टॉर्चर से कोई एविडेंस हासिल की गई हो या कोई विटनेस स्टेटमेंट हासिल की गई हो, उस पे टॉर्चर के केस के अंदर जो है आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके खिलाफ एक जजमेंट आप उन फ्लैटों को ओन कर रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि ये मेरे हैं, आप ये तो नहीं कह रहे कि मेरे नहीं है, तो आपको उसकी रसीद दे देनी चाहिए, उनकी मनी ट्रेल बता देनी लेकिन चाहिए कि लेकिन वो मैंने कहते कैसे। हैं जी कि मेरी बेगम के नाम पे हैं, मेरी बेगम ने लिए हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसका कंपैरिजन कर दें, थोड़ा सा, आप क्योंकि यूके में हैं, मैं इधर बैठा हुआ हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं कि यूके में आप अक्सर मिलते होंगे वहाँ पे जजेस वगैरह को भी, और आपसे राब्ता भी रहता होगा उनका। जो यूके के जजेस हैं, क्या उनसे पूछा जाता है कि आपकी जायदादें कहाँ पे हैं? क्या उनसे पूछा जाता है कि आपकी बीवी ने क्या बनाया हुआ है, उसकी कितनी जायदाद है? क्या वो ये आंसरेबल हैं अपने कोर्ट सिस्टम में? जी, हमारे यहाँ पे भी यूके में भी एक कोर्ट सिस्टम है जिसमें आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं किसी जज के बिहेवियर में, अगर वो कोई इस तरह की हरकत करता है। बार काउंसिल मौजूद है, सॉलिसिटर लॉ सोसाइटी मौजूद है जहाँ पे आप वकीलों के बिहेवियर के ऊपर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अगर जज जो है अगर उसने कोई इल्लीगल प्रैक्टिस की है तो वो बाकायदा उसको जो है वो जुडिशरी उसको जो अपना सिस्टम मौजूद है उसमें उसको क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो नहीं है कि जज साहब जो है ना वो अंडर हैंड पैसे लेते रहें या तो इस तरह की जायदादें बनाते रहे। अगर वो नोटिस में आ जाए तो ही हैज टू एक्सप्लेन। और यहाँ पे तो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ का एक्ट पास हो गया हुआ है कि ऐसी दौलत जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है, उसको सीज कर सकती कॉन्फिस्केट कर सकती है। है। और ठीक। ये वो सारे लेजिस्लेशन हम तो इसको बड़ा इस चीज एंगल से देख रहे हैं कि फाजिल से सब खुद ही अगर बता दें, क्योंकि उनकी बीवी का कोई सोर्स ऑफ इनकम कोई इस तरह का कोई बताया नहीं गया कि कोई बहुत बड़ी कोई बिजनेसमैन थी या कोई बहुत बड़ी कोई अगर बिजनेसमैन भी हो और अगर कोई आपको जायदाद इनहेरिटेंस भी मिली हो तो आपके पास तो ट्रेल होगी ना उसकी, चाहे आप जितने मर्जी अमीर हो या गरीब हो। लेकिन अगर आपने कोई गलत तरीके से कोई पैसा लिया हो या कहीं किसी और तरीके से पैसा आया हो तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होगी, वैसे नहीं होगी प्रॉब्लम। जी। लेकिन ये है कि हमारे तो हमारे मेरे जो ख्याल से जजेस हैं, हमारे जजेस को जी। कोर्ट का डेकोरम, उसको भी मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमें भी देखना ये चाहिए कि जो हमारा जो सिस्टम है उसके मुताबिक जितना भी हो सकता है हम उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। और एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो मेरा ख्याल है कि किसी भी मुआशरे में बड़ा ज़रूरी होता है और वो होता रहना चाहिए। अच्छा, कमिंग बैक टू द सेकंड टॉपिक, डॉक्टर शाहिद, शहबाज शरीफ साहब का वो बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि जनाब वो पहले ही दिन जो केस का फैसला हुआ है, वो कह रहे हैं कि फैसला नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि फैसला हो गया है। इब्तदाई समात में उन्होंने कह दिया जी कि शहबाज शरीफ साहब तो एग्जोनरेट कर दिया गया उनको, मरियम कह रही हैं।
देखें, बात ये मरियम की बात के ऊपर कमेंट करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी छोटा बच्चा जो होता है ना, वो इज वेरी चाइल्डिश एंड वेरी इमेच्योर बिहेवियर है उनका। जो डॉक्टर हेयरिंग हुई है शाहिद यहाँ पाकिस्तान पे मुस्लिम उसको लीग हम, नवाज की सबसे बड़ी लीडर हैं इस वक्त। वो आप क्या बात कर रहे हैं यार, वो इतनी इमेच्योर है वो। ये तो मुस्लिम लीग नवाज को फैसला करना है ना जी, हम तो वो बता रहे हैं जो वो कर रही हैं। हम उनकी चॉइस के ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकते, वो किसी जिसको मर्जी ला के बैठा दें। लेकिन हम जो फीडबैक देना तो हमारा हक है। अब बात यह है कि जो यहाँ पे प्री ट्रायल हेयरिंग हुई है, जिसको हम यहाँ पाकिस्तान यहाँ पे मीनिंग हेयरिंग कहते हैं, और ये जो मीनिंग हेयरिंग हुई है ये भी डेली मेल के इनिशिएटिव पे, जो उन्होंने कहा था कि ये होनी चाहिए। अब उसमें जज जो है ना, वो ये देखता है कि हाँ भाई, वेदर देयर इज ए केस और नॉट। और ये नोट करें कि शहबाज शरीफ साहब ने ये जो केस है डेली मेल के खिलाफ 1 साल के बाद दायर किया है। तो ये नहीं कि उन्होंने फौरी तौर पे उसी दिन, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जो है वो नोटिस कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डेली मेल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो ब्रिटिश टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, और मैं इससे एग्री करता हूँ कि ऐसे मुल्कों को, ऐसी गवर्नमेंट्स को क्यों दिया जाए जो करप्शन में इन्वॉल्व हो, जो मनी लॉन्ड्रिंग करें। जो हमारे टैक्स पेयर्स का, आपका और हमारा, हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या आप भी ऐसे ही हैं, तो अगर वो किसी ऐसी हुकूमत को दे जो करप्ट सियासतदानों के फ्लैटों और उनकी जायदादों और उनकी बिजनेसेस के लिए जाए, तो हम तो उस पर ऑब्जेक्ट करेंगे कि हम उसको अपने मुल्क में हेल्थ, सोशल केयर, उन पे क्यों नहीं खर्च करते, उन स्कूल्स पे क्यों नहीं खर्च करते। हम एक करप्ट रजीम को क्यों सपोर्ट करें इस बारे में। और जहां तक कि शहबाज शरीफ का ये कहना कि जी जल्जला तो 2005 में आया था, उसका सिलसिला 2018 तक जारी रहा। जो वो एड वो दे रहे थे, वो उन्होंने, उसका एक पीरियड था और वो वो देते एड नहीं हैं। जाती रही, और जिसका डिफिट को जो है ना मुकम्मल तौर पे इदराक है कि उन्होंने जिस जहां जहां पे उनकी एड स्पेंड हुई है। अब उनका जो दामाद है, अली इमरान साहब जो है, अली इमरान खान। उन्होंने जी, वो एक ऐसे प्लाजे की से का किराया वसूल करते रहे हैं, ऑफिस का, जिसकी वो बिल्डिंग बनी ही नहीं थी, जो फ्लोर बना ही नहीं था अभी, वो उसका ही किराया वहां पे वसूल करते रहे। उनके नाम के जो चेक दिए हैं, इसी से रिलेटेड आज वो बता रहे थे शहजाद अकबर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि वो जो पेमेंट, जो मनी ट्रेल है, वो मौजूद है। यानी इन लोगों को ये तवक्को ही नहीं थी कि किसी वक्त इनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन कमिंग बैक टू कि जो इस केस में यहाँ पे भी हुआ, तो अभी ये जो, जब ये ट्रायल होगा, तो उस ट्रायल में उस वक्त तक मियाँ साहब के केस का फैसला हो चुका होना चाहिए, जिस वक्त ये केस ट्रायल में जाएगा। क्योंकि जब ये केस शुरू किया था मियाँ साहब ने, उस वक्त उनकी हेयरिंग नहीं हो रही थी। इस वक्त मियाँ साहब चार्ज हो चुके हैं, ही चार्ज शीट। उनकी बेल एप्लीकेशन भी रिफ्यूज हो चुकी है हाई कोर्ट में। उनके बेटे की बेल एप्लीकेशन भी रिफ्यूज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। और जज साहब ने रिमार्क्स दिए थे हाई कोर्ट में कि आप मेरिट की बात ना करें, क्योंकि अगर हमने मेरिट पे बात की तो आपके लिए बड़ा शर्मनाक होगा, आपका, आप शर्म से सर नहीं उठा सकेंगे। यानी जितनी ओवरवेलमिंग एविडेंस मौजूद है कि इन्होंने उन पैसों से जो है ना अपनी बीवी के अकाउंट में, पहली बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर की, फिर उससे दूसरी बीवी के लिए इन्होंने घर खरीदा, तमीना के लिए। तो ये सारी चीजें तो, और जो विटनेसेस मौजूद है, 3 लोग तो इनके जो है ना वो विटनेस बन ये जरा चुके हैं आपका कोर्ट नंबर में। मेरा ख्याल है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, वो दूसरी नहीं है वैसे वो। आई डोंट नो, लेकिन जो घर है उन्होंने वो तमीना के लिए खरीदा था। ठीक अब है। उनकी तो अच्छा, काफी लेकिन सारी चीजें। लेकिन मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि इस वक्त जो सूरत चल रही है, ये जो केस अभी चलेगा, जाहिर है कि ट्रायल होगा, ट्रायल में तो फिर बहुत सारी चीजें खुलेंगी, वो तो फिर इनके नुकसान में नहीं देखिए, जाएगा बाद। अगर अगर मियाँ साहब को कोई एडवाइस करने वाला बंदा होता तो वो ये उनको कहता कि आप इस जगह पे हाथ हाथ ना दें, इस चक्कर में वो जो उन्होंने मक्खियों के जो है ना उसमें हाथ छत्ते में ना दिया। डालते हैं तो हाथ। उस जी, तो उसके लिए, उनके लिए, वो इसको बिल्कुल ऐसे समझ रहे थे कि ये भी कोई जंग जियो ग्रुप, कोई दुनिया चैनल, कोई इस तरह का कोई है कि जिनको वो खरीद के या जिनसे कोई इन्फ्लुएंस करके जो है ना अपना कर लेंगे। तो इससे तो वो जो जो प्रोसिक्यूशन होगी या डिफेंडेंट, दोनों जो साइडें हैं, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन तो नहीं है, या डेली मेल, उनके भी लॉयर्स मौजूद है। जब उन्होंने ये स्टोरी फाइल की थी, उन्होंने इसको अपने लॉ डिपार्टमेंट को दिखाया होगा। उसके क्लियरेंस के बाद उन्होंने ये खबर चाया होगी। उनको भी पता है कि ये किसके बारे में वो केस डाल रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ फैमिली को इसमें वो इंडाइट कर रहे थे, अक्यूज कर रहे थे, बल्कि वो अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी अक्यूज कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंप्लिसिट है इस केस के अंदर, इस मनी लॉन्ड्रिंग में, और ये पैसे की जो एम्बेजलमेंट हो रही है, जो बरतानिया की एड वहां पे गई है। तो ये
ये इतना सिंपल नहीं है, और मेरे ख्याल से ये इनके गले पड़ जाएगा। मेरी जो अपनी असेसमेंट है इनके बारे में कि वो तमाम तो प्रॉपर्टीज जो है ये वो बाहर आ तो जाएंगी। ये जो आप देख रहे हैं कि जो रसगुल्ले खा रहे हैं, तो ये प्रीमेच्योर रसगुल्ले हैं, अभी नहीं इनको खाने चाहिए थे। तो ये मुझे लगता है कि ये कोई रंगबाजों की कोई जमात है बेसिकली, जो हर चीज पे, और एक वो इन्होंने बिठाई है मरे मरों से, वो बगैर सोचे समझे जो है ना, वो जाके जो तस्वीर उसने अखबार में शाया की है इमरान खान से मीटिंग की, वो तस्वीर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रही है। भाई जर्नलिस्ट तो सबसे मिलेगा, वो हर एक से जाके मिलता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जर्नलिस्ट उसकी मर्जी की खबर निकाल। हाँ, कोई साजिश कर आपने रहे तो हैं। कंटेंट पे देखना है, आपने अदालत में जो कागज सबमिट होंगे, बजाय ये बताने के कि मियाँ साहब ने अजमेर रोड पे फ्लैट कैसे खरीदे, उसके पैसे कहाँ से आए, वो कौन सी गाय भैंसे थी, जो उन्होंने, मियाँ साहब ने खुद ही कहा कि मेरी भैंसें जो है दूध देती हैं, तो उसकी दूध बेच के तो मैं अपना घर का गुजारा करता हूँ। तो वो पैसे बेचते बेचते उन्होंने लंदन में फ्लैट भी खरीद लिए। ये तो सारे भैंसे बहुत जवाब ज्यादा हैं, कोर्ट वैसे में जब काफी ज्यादा आएंगे। भैंसे हैं। अच्छा अच्छा, मुझे जरा थोड़ा सा टाइम चूंकि कम है, मुझे सिर्फ ये बताएं, मुख्तसरन ये बता दें कि ये भी केस चलेगा और ये इनके गले पड़ सकता है। इज दैट राइट व्हाट यू आर सेइंग? Yes, I believe so. I believe so. I could अच्छा be otherwise, but I believe so. It could be very damaging for them. अच्छा, चलें अब जरा आखिर में आ जाते हैं। जनरल बिलाल साहब को भेजा गया है सऊदी अरब, और उन्होंने जाते ही कुछ छक्के लगाए हैं, उसके बारे में जरा थोड़ा सा बताएं ना आप हमें। देखिए, दो तीन चीजें हुई हैं जनरल बिलाल साहब के जाने से, कि एक तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो रिलेशनशिप है, वो उसकी कोई मजहबी या इस तरह की चीज, वो अपनी जगह पे है, लेकिन हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। हमारे 2.5 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी वहां पे काम कर रहे हैं, जो हर 2 बिलियन से ज्यादा जो है ना वो रिमिटेंसेस वहां से भेजते हैं। ये 2 बिलियन वो हैं जो वो अपनी कमाई करके भेजते हैं, ये कोई एड नहीं है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, पाकिस्तान से असला खरीदता है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में सपोर्ट की, उस दौरान जब धमाके हो गए थे, उस दौरान उन्होंने हमें ऑयल जो है वो असिस्टेंस दी। इसके अलावा हमारा सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, कि हम उनकी दिफाई मामलात में मुकम्मल तौर पे उनके साथ खड़े हैं, चाहे अगर किसी किस्म की कुछ कोई प्रॉब्लम होती है उनके ऊपर। और जब बिलाल साहब जब गए हैं, तो इन्होंने जो है ना वहां पे पहली दफा जब हूतीज ने हमला किया सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइल से, तो पाकिस्तान ने पहली दफा ये कहा है कि ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। उन्होंने हूतियों को दहशतगर्द जो है ना वो करार दिया। और जैसा कि आपको पता है कि हूती जो है ना उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, असला और ये मिसाइल्स वगैरह और ये सारी चीजें जो है वो ईरान से, जो ये रिपोर्ट में आई, ये सारी चीजें वहां से आ रही हैं। और हम ये समझते हैं, मेरा जाती और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि जब पाकिस्तान की फौज यमन में फौज भेजने से इनकार कर रही थी, सऊदी अरेबिया की हेल्प करने से, तो उनको उसी वक्त ईरान की भी मजम्मत करनी चाहिए थी, कि उन्होंने जो पूरा एक दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया हुआ है फ्रॉम इराक टू सीरिया टू यमन, उसको भी बंद होना चाहिए। वो प्रॉक्सीज के जरिए जो सऊदी बॉर्डर्स पे इन सारी अरब स्टेट्स के अंदर जो अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है, उसको भी कंडेम करना चाहिए था। अब जैसे अभी पिछले दिनों सऊदी अरेबिया ने कहा कि जी 20 मुल्कों के लोग कोरोना की वजह से पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। उन मुल्कों में बरतानिया भी शामिल है, लेकिन उसमें पाकिस्तान इंडिया के भी है। कुछ लफाफा सा इंडिया भी है। पाकिस्तान के कुछ लफाफा सहाफी जो है उन्होंने वीलॉग करने शुरू कर दिए, जी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों पे पाबंदी लगा दी और मोहम्मद बिन सलमान ने ये कर दिया। ये सारा पाकिस्तान का जो मीडिया है, ये इंडिया और इसराइल की जो है लॉबीज इसको चला रही है, और इनको बड़ा एहतियात से चलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रेजेंस है इस खत्ते में, वो हमारे मुस्तकबिल के लिए बड़ी जरूरी है। जैसे अभी जॉर्डन का एयर चीफ आया हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान जॉर्डन की एयरफोर्स को रीहॉल कर रहा है। इसका मतलब है कि जो बैतुल मुकद्दस है, जॉर्डन जो है वो वेस्ट बैंक को, आपको पता है बैतुल मुकद्दस का तमाम जो है वो जॉर्डन के कंट्रोल में है, उनकी जो है वो वक्फ जो है वो उसको कंट्रोल करता है। तो ये जो लोग बिला वजह जो है वो सऊदी अरेबिया पे तनकीद करते हैं, जो आपकी फेयर क्रिटिसिज्म है वो आप जरूर करें, लेकिन आप ओवरडू मत करें। पाकिस्तान के जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के 70,000 के करीब मिलिट्री पर्सनल हैं जो सऊदी अरेबिया की फौज में काम करते हैं। ये उन 2.5 मिलियंस के अलावा है। अब 70,000 जो फौज है पाकिस्तान के, जो पर्सनल जो है वो उनकी फौज में काम पर अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, और वो उनका काम मकामात मुकद्दसा की और सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन है, उसमें किसी ठीक है। गवर्नमेंट का अच्छा, या लेकिन किसी जनरल बिलाल शख्स का का जरा बताएं मामला। ना, जनरल बिलाल ने क्या किया? जी बिलाल साहब ने जो है ना, एक तो वो जो लोन के बारे में उन्होंने जो है ना वो थोड़ा सा को रीहॉलिंग वगैरह के लिए बात की है।
दूसरी उन्होंने जो वहाँ की जो मिलिट्री लीडरशिप है और जो लोग हैं उनके साथ उनकी जो डिस्कशंस हुई है, उन्होंने उनको समझाया है कि जो रिजीम चेंज हुई है सऊदी वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। बाइडन रिजीम आई है, उसकी जो है बिल्कुल एक डिफरेंट व्यू है। और बाइडन आपको पता है कि उनके क्या व्यूज हैं, और मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने पहले से ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि खुशोगी का केस जो है ना वो हम उसको खोल सकते हैं वगैरह नहीं, वगैरह। अब डॉक्टर शायद ये ब्लैकमेलिंग तो नहीं है ना, ये तो जेन्युइन केसेस है ना, अब इस तरह तो ना है आपके, है ना। खशोगी को तो मनवाया था देखिए ना उन्होंने, खुद सीआईए की देखिए रिपोर्ट आई हुई है इसके ऊपर। अब अगर इस तरह तो है, तो अमेरिका ने बेशुमार लोगों को दूसरे मुल्कों में कत्ल करवाया है, असैसिनेशंस करवाई हैं, और हाँ, जिसकी लेकिन आप ज्यादा इसको जस्टिफाई एविडेंस तो नहीं कर नहीं। सकते ना। नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका जो है वो जज तो नहीं है ना कि वो दूसरे मुल्कों के बारे में फैसला करता फिरे। अगर तो कोई ऐसी चीज है, अगर कोई ऐसा फोरम मौजूद है, इंटरनेशनल कोर्ट मौजूद है, जहाँ पे आप ये केस ले जाके बात कर सकते हैं उससे। लेकिन एक इंडिविजुअल अगर कर रहा हो, तो अमेरिका को दुनिया का स्पाई तो पुलिसमैन तो नहीं है ना कि वो दुनिया के लोगों को प्रोसिक्यूट करता फिरे और लोगों आपको को जो पसंद है हो या सजाएं ना हो, सुनाता फिरे। है तो सही, है तो सही। देखिए वो अब वो भी टाइम थोड़ा रह गया इस बारे में। बहुत सारे और भी प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट के अंदर। सऊदी अरेबिया और चाइना और सऊदी अरेबिया और रशिया के ताल्लुकात भी जो है ना वो काफी बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से इन सारे सिनारियों के बाद जो ईरान सऊदी अरेबिया और ईरान रशिया ईरान चाइना के रिलेशंस में भी तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी। ईरान यूएई रिलेशनशिप लेकिन के मेरा अंदर भी ख्याल थोड़ी है बहुत डॉक्टर चेंज साहब, आनी। सऊदी अरब को भी थोड़ा सा जरा सबक सीखना चाहिए पूरी सूरत हाल से। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया है, और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को एन उस वक्त के जब पाकिस्तान को बहुत शदीद जरूरत थी, इन्होंने कहा कि हमारे पैसे वापस कर दें, ये भी तो एक चीपनेस थी ना, ये मीननेस नहीं है तो और क्या है। देखें, एक अंग्रेजी की एक कहावत है, उसमें कहते हैं दिस मशीन डजंट हैव ए ब्रेन, सो यूज योर्स। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने तो जो करना था कर दिया। अब हमें फैसला करना है कि हमारे इंटरेस्ट जो है वो, अब अगर किसी ने कोई बचकाना हरकत करके या जैसे भी, लेकिन बाद में जो जनरल साहब गए हैं अभी, इन्होंने भी बहुत सारा जो है ना सॉफ्टनिंग का जो है वो रोल अदा किया, लोगों से मिले हैं, बातचीत। और मेरे ख्याल से सऊदी अरेबियंस जो है वो खासे जो है ना इस चीज पे कन्विंस हैं, क्योंकि उन पे जो हमले हुए हुतीज की तरफ से एक्सेट्रा, और पाकिस्तान ने पहली दफा हुतीज को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है। ये इससे पहले नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने हुतीज को टेररिस्ट ग्रुप करार दिया, और अमेरिका ने भी उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे दोस्तों की सॉवरेनिटी भी महफूज रहे, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो। हमारे लिए सब दोस्त बराबर हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन सबको भाइयों की तरह ही चलना चाहिए। अब अगर कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरह बिहेव करेगा, तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म तो होगा। अब तो जो भाई दैट्स हमारा व्हाट वी आर साथ डूइंग, दे रहा है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। वेल देखें, वेल बात सुने, बात यस बात ये है कि ऑफ कोर्स। अगर सऊदी अरब हमें, हम तो सऊदी अरब को सब कुछ समझते थे ना, हम तो ये समझते थे कि हमारा भाई है, हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, और वो करते भी थे और हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो इन्होंने आके किया है वो तो जाहिर है कंडेमनेबल था, उसको हम कंडेम करेंगे। देखिए वो बहुत सारे लोगों को घेर लिया जाता है। जैसे पाकिस्तान में मुर्तजा भुट्टो था, वो त्यारा अगवा करने में इन्वॉल्व था, पाकिस्तान पीआईए का, वो बॉम्बिंग्स में इन्वॉल्व था। लेकिन बाद में आपने उसको माफ कर दिया, आपने उसको एमपी बना दिया। पीपल्स पार्टी ने उसकी तमाम इंटेलिजेंस फाइल में से उसके कागज गायब कर दिए। तो आपने मुर्तजा भुट्टो को भी माफ कर दिया था। वो कत्ल कत्ल में इन्वॉल्व था, चौधरी ज़हुरुल्लाह साहब के की शहादत में वो लोग इन्वॉल्व थे। तो पीपल्स पार्टी बहुत दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रही है। और जहां तक रही तालिबान की बात, अफगान तालिबान की बात, उसमें आपको पता है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे जो गुलपति निकमत यार को और अफगान लीडर्स को पाकिस्तान में लेके आए थे इन 1970s के अंदर। उनके जहन में ये था कि हमने रिजीम चेंज कर अफगानिस्तान में, तो उन लीडर्स को वो लेके आए थे। अब पीपल पार्टी जितना मर्जी लिबरल बनती रहे, लेकिन जो हकीकत है उसको तो नहीं झुटलाया जा सकता। ठीक, चलें, इस पे हम बात करेंगे मजीद भी। लेकिन यह है कि जनरल बिलाल साहब की जो टू डू लिस्ट है, वो अल्लाह करे कि कामयाब हो सके, और दोनों ममालिक के दरमियान रवाबत अच्छे हों। हम तो ये चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनको भी थोड़ा सा होश आए, और वो भी थोड़ा सा जरा अपने जो प्रो इंडिया उनके अंदर एक बहुत जरा आजकल शौक चढ़ा हुआ है उनको, उसका भी जरा थोड़ा सा बुखार उनका पूरा ठीक हो जाए। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से मिसाइल भी खरीद रहा है। वो पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं वो भी, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी जो है वो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को देगा। सऊदी तो अरब ये भी पाकिस्तान एक से बहुत बड़ी। कुछ ले सकता है, पाकिस्तान उनकी बड़ी हेल्प कर सकता है। और ये जनरल बिलाल की भी वहाँ पे जो मेरा ख्याल है कि जो वहाँ पे वो गए हैं, उसमें जनरल राहील शरीफ का भी एक रोल था, और उस वजह से उनको बुलाया गया वहाँ पे और उनको अपॉइंट किया गया। अल्लाह करे कि मामला ठीक हो सके, हम तो चाहते हैं। हम नहीं कभी भी चाहते कि वो वहाँ पे हमारे दुश्मनों को बुला के वहाँ पे जो उनके नर्व सेंटर्स हैं वहाँ पे बुला के उनको ब्रीफिंग्स दें और उनसे पूछें कि कैसे हमने आगे जाना है।
तो उनको भी थोड़ा सा जरा ख्याल करना चाहिए पाकिस्तान के मामलात में। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा डॉक्टर शाहिद, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसराक साना को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।